सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ही दो बड़े वरिष्ठ वकीलों ने खुला पत्र लिखकर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। इस पत्र में उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो चीफ जस्टिस के वक्तव्यों को जो उन्होंने पद पर बैठने के पहले दिन कहा था उनका विरोधाभास है। इस पत्र के आने के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या देश की जनता से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जो वादा किया था असल में सुप्रीम कोर्ट के भीतर उस वादे के खिलाफ कुछ काम हो रहा है क्या? सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या क्या सवाल उठाए हैं, क्या क्या बातें कही हैं, वो सब आपको बताएंगे। मसला बहुत ही गंभीर है, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए आपके आसपास चारों तरफ मातम पसरा हुआ हो, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हों, बस्तियां जलाई जा चुकी हों, हर तरफ चीख पुकार की आवाज गूंज रही हो, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान सबकी आह सुनाई दे रही हो। ऐसे में कोई आए और कहे कि लो भैया शराब पियो, मुझे पैसा दो, मुझे पैसे की जरूरत है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो नहीं सकता, बल्कि डबल इंजन की सरकार ने करके दिखा दिया है। विस्तार से पूरी कहानी बताएंगे। इसके साथ ही महुआ मोइत्रा के मामले पर भी हल्की सी चर्चा करेंगे। उनके साथ क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, किस तरीके से मोदी सरकार ने क्या अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मार ली है और क्या इन सब का 2024 में भयंकर वाला नुकसान होने जा रहा है बीजेपी के लिए। इन सभी मुद्दों पर अच्छे से बातचीत करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा और उसके बाद ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा, वो बहुत जरूरी होता है। और ये लाइक वगैरह का काम पहले ही कर लिया करिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं, हम किसी राजनीतिक दल या धन्ना सेठ के टुकड़ों पर नहीं पलते, इसीलिए आपकी बात कर पाते हैं, संविधान की बात कर पाते हैं, आपको झूठ से बचाने का प्रयास कर पाते हैं। हमारा काम पसंद आता हो तो इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ साल पहले का प्रधानमंत्री मोदी का एक भाषण मेरे दिमाग में आज भी गूंजता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि चाहे तो मुझे मार लो लेकिन मेरे दलित भाई बहनों को कुछ मत करना। अब ये बात प्रधानमंत्री मोदी किसे कह रहे थे ये बताने की जरूरत तो है नहीं। दलितों आदिवासियों पर अत्याचार का आरोप किस वर्ग पर लगता है ये आप सब जानते हैं। हालांकि उस वर्ग के सभी लोग यही काम करते हैं, ये कहना पूरी तरह से गलत है, लेकिन कुछ की वजह से सब बदनाम होते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि 2013 के बाद से दलितों के खिलाफ अपराध में 46.11 और आदिवासियों के खिलाफ अपराध में 48.15% की बढ़ोतरी हो गई है। यानी मोदी कार्यकाल में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अपराध लगभग 1.5 गुना हो गया। यानी जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा जैसी समस्याओं को लेकर पूरे देश में अच्छे दिन आ गए, उसी तरह से दलितों और आदिवासियों पर हमले को लेकर भी अच्छे दिन आ गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं कि एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट केवल आंकड़े मात्र नहीं है, SC/ST समाज के जीवन को असुरक्षित बनाने का भाजपाई काला चिट्ठा है। अन्याय, अत्याचार और दमन पिछले एक दशक से भाजपा द्वारा समाज को बांटने के षड्यंत्रकारी एजेंडे का हिस्सा है। दलितों और आदिवासियों पर लगातार होता उत्पीड़न बीजेपी RSS के सबका साथ महाढोंग का पर्दाफाश करता है। आप में से बहुत सारे दर्शक लिखते हैं कि मोदी सरकार के दौरान भले ही तमाम दलित और कमजोर वर्गों के खिलाफ उत्पीड़न बढ़ गया हो, न्याय की उम्मीद कम हो गई हो, लेकिन फिर भी इन समुदाय से आने वाले लोग भर भर के बीजेपी को ही वोट देते हैं, क्योंकि उन्हें 5 किलो राशन जो मिलता है और खाते में पैसा मिल जाता है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि हर एक नागरिक का अधिकार है वोट करना, यह उनका अपना व्यक्तिगत अधिकार है, वो जिसे चाहे वोट करें। लेकिन वोटिंग का मन बनाने के लिए किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया जाता है, इसे समझने के लिए गोदी मीडिया, IT सेल तथा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को देखना होगा। राशन देने के बाद उस 5 किलो राशन को इतनी बार याद दिलाया जाता है, इतनी बार एहसान लादा जाता है और इतनी बार उसको रट्टा लगवाया जाता है कि वो 5 किलो 5 क्विंटल दिखने लगता है। जबकि आदिवासियों, दलितों तथा कमजोर वर्ग के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती। देश के किसी एक हिस्से में कुछ गलत हुआ है, बाकी लोगों को यह कैसे पता चलेगा? तो अभी देश की सबसे बड़ी समस्या यदि कुछ है तो वो है गोदी मीडिया। यदि गोदी मीडिया हफ्ते भर ईमानदारी से पत्रकारिता कर दे, किसी का पक्ष लेने या विरोध करने की बात नहीं कह रहा हूं, ईमानदारी से अपना काम कर दे, तो जनता की आंखें खुल जाएंगी। जो काला काला चश्मा लगा है, जो धुंधला हो चुका है, वो साफ हो जाएगा। लेकिन वो कर नहीं सकता, ये आप भी जानते हैं। अब महुआ मोइत्रा का मामला ही देख लीजिए। इन पर भाजपा के एक सांसद ने पत्र लिखकर आरोप लगाया कि पैसा लेकर संसद में अडानी के खिलाफ सवाल पूछ रही थी। महुआ के पूर्व पार्टनर के आरोपों के आधार पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पत्र लिखते हैं। महुआ मोइत्रा और निशिकांत दुबे के बीच तनातनी बहुत दिनों से चल रही है। महुआ आरोप लगाती हैं कि निशिकांत दुबे की कई सारी डिग्रियां फर्जी हैं। महुआ पर जिस वकील के आधार पर यह आरोप लगाया गया था वो महुआ के पुराने पार्टनर रह चुके हैं, अब अलग हैं, कट्टर विरोधी हो चुके हैं। इन सब ने मिलकर इन पर पैसा लेकर सवाल पूछने का आरोप लगा दिया, लेकिन पैसा कब, किस माध्यम से दिया गया, किसी को पता नहीं है। यदि पैसा किसी अकाउंट में दिया गया होगा तो उसका हिसाब किताब तो होगा ही। यदि पैसा कैश दिया गया होगा तो क्या उसकी कोई रिकॉर्डिंग, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग या कोई फोटो है? कुछ है तो
सामने रखना चाहिए। महुआ लगातार कह रही हैं कि मैंने किससे पैसा लिया या कोई गिफ्ट लिया, इस बात का कहीं कोई सबूत नहीं है। और जिन लोगों ने मेरे खिलाफ आरोप लगाया है उनसे कोई पूछताछ तक नहीं हुई, यानी क्रॉस एग्जामिन जो होता है दोनों पक्षों से सवाल करने वाला, वो कार्यक्रम हुआ ही नहीं। संसद की एथिक्स कमेटी, जिसके पास यह अधिकार ही नहीं है कि वो संसद से किसी को बाहर निकाल दे, सजा दे दे, उसने सजा सुना दिया। चर्चा यहां तक हो रही है कि यदि पैसे का लेन देन हुआ तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। इसकी जांच एथिक्स कमेटी कैसे कर सकती है और फैसला कैसे दे सकती है? लेकिन ये सब कुछ कैसे हो सकता है, इसका जवाब आप सबके पास है। अरे भाई, जब राहुल गांधी को पैसा लेकर भागने वाले भगोड़ों का नाम लेने पर, उन्हें चोर कहने पर इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी सजा सुनाई जा सकती है, तो फिर महुआ मोइत्रा को बाहर क्यों नहीं किया जा सकता? यहां एक बात और देखने वाली है। राहुल गांधी हो, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हो, या फिर टीएमसी सांसद, माफ करिएगा पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा हो, इन तीनों ने ही प्रधानमंत्री के परम मित्र अडानी का नाम भर ले लिया, लगातार सवाल पूछते रहे, और इन तीनों का ही यही आरोप है कि अडानी पर सवाल पूछने की वजह से ही इन पर इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं। महुआ का कहना है कि एक बार फिर से यह सिद्ध हो गया कि मोदी की भाजपा के लिए और उनकी सरकार के लिए अडानी नाम का आदमी, बिजनेसमैन कितना महत्वपूर्ण है और उसके लिए ये लोग क्या क्या कर सकते हैं। ये सवाल लगातार उठ रहा है कि जिन लोगों ने भी महुआ पर आरोप लगाए उनसे पूछताछ क्यों नहीं हुई? यदि महुआ ने कोई पैसा लिया तो पैसा कहां है? और उन सबसे बड़ा सवाल यह है कि महुआ को संसद में बोलने का मौका क्यों नहीं दिया गया? जिस संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जहां जनता की आवाज उठाई जाती है, वहां यदि सांसद अपनी ही आवाज नहीं उठा पाएंगे, जिसे सजा दी जा रही है, उसे अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो फिर काहे की संसद, काहे का लोकतंत्र का मंदिर और काहे का लोकतंत्र, काहे कई लोकतांत्रिक सरकार? दुनिया की किसी भी संसद में शायद ही ऐसा हुआ हो जब 500 पन्नों की रिपोर्ट पढ़ने के लिए सांसदों को आधे घंटे का समय दिया गया हो और इसके बाद चर्चा बुला ली जाए। कांग्रेस के सांसदों ने यह कहा कि यदि इसे पढ़ने का 2 दिन का समय दे देंगे तो कोई पहाड़ नहीं गिर जाएगा अध्यक्ष साहब, लेकिन सुनने वाला कौन है? आप खुद ही सोच कर देखिए, क्या 500 पन्नों की रिपोर्ट आप आधे घंटे में पढ़ पाएंगे और उसके बाद उस पर चर्चा कर पाएंगे? लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि फलाने हैं तो मुमकिन है, इसीलिए यहां भी मुमकिन हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि महुआ को संसद से बाहर करना तो मुमकिन हो गया, परंतु कहीं ये एक्शन बीजेपी को आने वाले समय में भारी न पड़ जाए। याद करिए, कुछ दिन पहले गोदी मीडिया के तमाम लपड़झंडिस चिल्ला रहे थे कि इंडिया गठबंधन की छीछालेदर हो गई, 6 तारीख को होने वाली मीटिंग कैंसिल हो गई, अब तो गठबंधन टूट गया, उधर ममता नाराज, इधर अखिलेश गुस्साए हैं, उधर नीतीश चद्दर तान के सो गए हैं, अब तो इंडिया गठबंधन खत्म। यानी माहौल पूरा बनाया जा रहा था गोदी मीडिया की तरफ से कि इंडिया गठबंधन चूर चूर हो चुका है। लेकिन महुआ पर हुए इस एक्शन के बाद गोदी मीडिया के उस प्रोपेगेंडा पर पानी फिर गया है। संसद से बाहर निकलने के बाद महुआ के साथ तमाम विपक्षी सांसद खड़े रहे। सोनिया गांधी ठीक महुआ मोइत्रा के पीछे खड़ी रही, उनकी बातों पर तालियां बजाती रही। और न सिर्फ इंडिया गठबंधन के लोग बल्कि बहुजन समाज पार्टी के सांसद भी खड़े थे, जो कि गठबंधन का हिस्सा नहीं है। लेकिन आप नहीं देखेंगे कि गोदी मीडिया कहीं भी इस बात की चर्चा कर रहा हो। महुआ के साथ पूरा का पूरा विपक्ष खड़ा है। कोई गोदी मीडिया का लपड़झंडी से ये नहीं बोल रहा है कि जिस संसद में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर कथित रूप से किसानों की हत्या करने वाला का पिता बैठ सकता है, जिस संसद में देश की महिला पहलवान बेटियों और प्रधानमंत्री के घर की बेटियों के साथ कथित छेड़खानी करने वाला सांसद बैठ सकता है, जिस संसद में दानिश अली को सरेआम भद्दी भद्दी गालियां देने वाला सांसद बैठ सकता है, जिस संसद में गोली मारो फलानों को कहने वाला सांसद बैठ सकता है, उस संसद में राहुल गांधी, संजय सिंह और महुआ मोइत्रा नहीं बैठ सकती। क्यों नहीं बैठ सकती? क्योंकि उन्होंने एक मित्र का नाम ले लिया, उस पर आरोप लगाए, उस पर लगे आरोपों की जांच की मांग कर दी। यही बात अब चारों तरफ से निकल रही है। लेकिन गोदी मीडिया इन मामलों पर पूरी तरह से सन्नाटा मारकर बैठा हुआ। चारों तरफ एक ही बात दोहराई जा रही है, कैश फॉर क्वेरी, यानी सवाल पूछने के लिए पैसा लिया। कैश फॉर क्वेरी, क्वेरी तो थी, यानी महुआ ने सवाल तो पूछे थे अडानी के खिलाफ, लेकिन कैश कहां है? क्या कहीं कोई कैश मिला? लेकिन आप सब जानते हैं कि जो गोदी मीडिया, फर्जी आईटी सेल और उसके गुर्गे तथा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मिलकर कन्हैया कुमार को आतंकवादी घोषित कर सकते हैं, जेएनयू को आतंकवादियों का अड्डा घोषित कर सकते हैं, राहुल गांधी को पप्पू घोषित कर सकते हैं, वो गोदी मीडिया भारत की जनता के मन में ये जरूर बैठा देगा कि सच में महुआ मोइत्रा ने पैसा लेकर ही सवाल पूछा था। यहां एक बात और समझने वाली है, गोदी मीडिया के बहुत सारे लपड़झंडी ये लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में भी 10 सांसदों को ऐसे बाहर कर दिया गया था, सत्ता छीन ली गई थी। लेकिन ये सारे लपड़झंडी से आपको नहीं बताएंगे कि उन सांसदों के मामले में पैसे का लेन देन करते हुए तमाम सबूत थे। यहां तो अब तक कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी सामने नहीं आया। कहा यह भी जा रहा है कि एक तरफ तो संसद सदस्यता रद्द करने का आदेश भी आया और दूसरी तरफ कहा गया कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। अब जब सजा सुना ही दी हो तो जांच किस बात की करोगे? यानी इस देश में अभी भारत का सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है, भारत के लोकतंत्र का, भारत के संविधान और यहां की जनता का सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है तो वो है गोदी मीडिया और उसके लपड़झंडी।
झारखंडिस। सुरंग की खुदाई में हमारे देश के मजदूर जब फंस जाते हैं तो जिस गोदी मीडिया को पूछना चाहिए कि इस सुरंग को बनाने का ठेका किसे मिला था, उस पर कार्रवाई कब होगी, मजदूरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी, वो गोदी मीडिया बाहर निकलने वाले मजदूरों की जान बचाने का क्रेडिट सरकार को देने में जुटा हुआ है। यानी जिस मामले पर सरकार की छीछालेदर करनी चाहिए उस मामले पर सरकार को क्रीम पाउडर लगाया जाता है। अब सवाल यह है कि महुआ मोइत्रा ने संसद से बाहर निकलने पर जो बातें कही, जैसे कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, दुर्गा आ गई है, अब महाभारत होगा, और इसके बाद बंगला में भी उन्होंने कुछ बातें कही। ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि महुआ फिर से चुनकर संसद पहुंचेंगी। इसके साथ ही सवाल यह भी होने लगा कि क्या एक महिला सांसद से देश की सरकार, 303 वाली सरकार, इस कदर डर गई कि उन्हें संसद में 5 मिनट बोलने का वक्त नहीं दिया गया। यानी आप जिसे सजा सुना रहे हैं, जिसकी सदस्यता रद्द कर रहे हैं, उसे 5 मिनट भी बोलने का मौका नहीं देते हैं। एक महिला की जबान से इतना डर। महुआ मोइत्रा संसद का कोई टिकट खरीद कर वहां बैठने तो नहीं गई थी, लाखों लोगों ने वोट देकर वहां पहुंचाया था। इस देश के लाखों लोगों के प्रतिनिधि को आपने 5 मिनट बोलने का वक्त नहीं दिया। क्या यह देश का अपमान नहीं है? देश के लाखों लोगों का अपमान नहीं है? क्या महुआ की बातें आपको इस कदर डराती हैं? उधर चर्चा यह भी हो रही है कि इस घटना के बाद विपक्षी गठबंधन अपने अस्तित्व के लिए डरा हुआ है। माफ करिएगा, गठबंधन नहीं, उसकी तमाम पार्टियां और उसके नेता, उन्हें डर महसूस हो रहा है और ये डर कहीं ना कहीं उन्हें और ज्यादा एकजुट होने पर मजबूर करेगा। वो समझ चुके हैं कि अकेले अकेले किसी की कोई हैसियत नहीं है, किसी के साथ भी कुछ भी किया जा सकता है, एक साथ आए तो ही मजबूती से लड़ सकते हैं। अब वो लोग और तत्परता के साथ लड़ेंगे, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में और मुश्किल हो सकती है, क्योंकि टीएमसी की 2 महिलाएं और दोनों ही एक से बढ़कर एक लड़ाकू, किसी से डरने वाली नहीं है, किसी के सामने झुकने की आदत नहीं है। एक तो है महुआ मोइत्रा और दूसरी है ममता बनर्जी खुद। यदि इन दोनों ने पश्चिम बंगाल में घूम घूम कर बंगाली अस्मिता को जगा दिया, इसके बाद महुआ की धारदार बातों ने यदि देश में मोदी सरकार के इस कारनामे को पहुंचा दिया, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को इसका किसी भी रूप में नुकसान ही होगा। हालांकि एक सच्चाई यह भी है कि भाजपा अपने समर्थकों को हर परिस्थिति के लिए मना चुकी है। यदि महंगाई बढ़ती है तो समर्थक तैयार हैं कि महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है, सिलेंडरवा 1000 नहीं 10,000 का होगा तो खरीद लेंगे, पेट्रोल 100 रुपया नहीं 500 होगा तो खरीद लेंगे। बेरोजगारी बढ़ती है तो समर्थक कहता है कि कहां है बेरोजगारी, काबिल लोग ही नहीं है। चीन हमारी जमीन पर कब्जा करता है तो समर्थक भी सुर में सुर मिलाते हैं, न कहीं कोई घुसा है न कोई घुसा हुआ है। बिना किसी आधार, बिना किसी जांच के जब विपक्षी नेताओं को उठाकर जेल में ठूस दिया जाता है, तब भी समर्थक कहते हैं कि नहीं नहीं वो भ्रष्टाचारी था, मोदी जी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। चाहे भले ही अदालत कहे कि कोई मामला नहीं बन रहा था, जबरिया उठाकर जेल में डाल दिया गया। देश की पहलवान बेटियां जब भाजपा सांसद पर यौन शोषण का आरोप लगाती हैं तो समर्थक बेटियों के साथ खड़ा होने की बजाय भाजपा के साथ खड़े होते नजर आते हैं और बेटियों के चरित्र पर ही लांछन लगाने लगते हैं। जब मोदी सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगता है तो समर्थक कहते हैं कि बिल्कुल सही है, इस देश में तानाशाही की जरूरत है। इसीलिए इन समर्थकों को अंधभक्त कहा जाता है, यानी अंधे हैं, किसी भी मामले पर कुछ भी नहीं देखना है जब तक कि बात खुद पर ना आ जाए, क्योंकि जब अपनी बारी आती है तो भक्ति और अंधभक्ति के सारे चश्मे टूट जाते हैं। आइए पहले सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं, इसके बाद मातम में डूबे हुए लोगों को शराब पिलाने की बात करेंगे। मामला बड़ा दिलचस्प है, ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट वाला लगभग 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर डीवाई चंद्रचूड़ ने शपथ ली थी। उस वक्त जब पत्रकारों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं अपने कार्यों के जरिए देश की जनता का भरोसा सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाने का प्रयास करूंगा, लोगों के लिए काम करूंगा। कई साल बाद लोगों के भीतर एक उम्मीद जगी कि सुप्रीम कोर्ट में कोई आ गया है जो दबता नहीं है, झुकता नहीं है, जो मेरिट पर फैसला करता है, कोई पक्षपात नहीं करता। हालांकि मैंने भी कई बार यह बात दोहराई थी कि जब चंद्रचूड़ साहब इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज थे और इनके बेंच में कोई भी मामला जाता था नौजवानों से जुड़ा हुआ, तो सब आश्वस्त होते थे कि उनकी बेंच में मामला है तो जनता के हक में यानी नौजवानों के हक में फैसला आएगा, सरकारी दबाव काम नहीं करेगा। हाल फिलहाल में चीफ जस्टिस ने तमाम सारे फैसले भी ऐसे दिए जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लोगों का भरोसा बढ़ाया। ये अलग बात है कि तमाम फैसलों को मोदी सरकार ने लात मार दिया, कहीं अध्यादेश के जरिए हटा दिया तो कहीं कोई और जुगाड़ निकाल लिया। 2-3 मुद्दे याद दिला देता हूं। दिल्ली के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने दिल्ली सरकार को ताकत दी, मोदी सरकार ने अध्यादेश के जरिए सब कुछ पलट दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के आयुक्त की नियुक्ति 3 सदस्यों की समिति करेगी, जिसमें चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष होंगे, लेकिन मोदी सरकार ने उसमें भी रास्ता निकाल लिया। कहा कि चीफ जस्टिस की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बाद के कुछ ऐसे मामले आए जिन्होंने कहीं ना कहीं भरोसे को डगमगाने का काम किया है। जैसे तमाम मामलों में फैसलों को सुरक्षित रखना, कुछ ऐसी टिप्पणियां जो जनता को पसंद नहीं आई। लोग कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट खाली टिप्पणी करता है, कोई एक्शन नहीं लेता। और इनमें से एक भी बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये आप लोग जो कमेंट करते हैं उन्हीं को देखने के बाद कही जा रही है। हालांकि यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली है, जनता की भावनाओं को, उन्हें पसंद या नापसंद आने वाली चीजों को देखकर किसी भी अदालत को फैसला नहीं करना चाहिए और करती भी नहीं है यदि स्वतंत्र है तो। अडानी केस का मामला हो चाहे कोई अन्य, लोग एक बार फिर से भरोसे की कमी के
के शिकार हो रहे हैं। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने चीफ जस्टिस को जो पत्र लिखा है उसे जरा ध्यान से सुन लीजिए कि उसमें क्या क्या लिखा गया है। दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित संवेदनशील मामलों को सूचीबद्ध करने पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने सवाल उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री मामलों को कैसे सूचीबद्ध कर रही है। अब जरा समझ लीजिए कि यह सूचीबद्ध वगैरह होता क्या है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में किस मामले की सुनवाई कौन जज करेंगे या फिर कौन सी पीठ करेगी, उस पीठ में कितने जज होंगे, कौन से जज होंगे, ये सब कुछ चीफ जस्टिस के हाथ में होता है। चीफ जस्टिस को संबोधित किए गए इस खुले पत्र में दुष्यंत दवे ने यह दावा किया है कि कुछ पीठों द्वारा सुने जा रहे कई मामलों को सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन करते हुए अन्य पीठों के समक्ष सूचीबद्ध किया जा रहा है। यानी पहले से कुछ जज किसी मामले की सुनवाई कर रहे थे, उनसे वो मामला उठाकर किसी और जजों की पीठ को दे दिया जा रहा है, और वो भी नियमों का उल्लंघन करते हुए। दुष्यंत दवे का कहना है कि जिन मामलों में ऐसा स्थानांतरण किया जा रहा है उनमें मानवाधिकार के मामले हैं, संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज के मामले हैं, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे सवाल है। दवे का कहना है कि यह दिलचस्प बात है कि ऐसा करने से पहले कोरम की वरिष्ठता को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने इस पत्र में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री द्वारा मामलों को सूचीबद्ध करने में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें देखकर मैं व्यथित हूं, इसीलिए आपको खुला पत्र लिख रहा हूं। हे माननीय चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट पर आपका प्रशासनिक नियंत्रण है, लेकिन न्यायिक पक्ष में आप बराबर लोगों में प्रथम हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज हैं उनमें आप प्रथम हैं। रोस्टर के मास्टर के रूप में आपके पास अकेले ही बेंच का गठन करने और गठित बेंचों को मामले आवंटित करने का विशेषाधिकार है। मैंने व्यक्तिगत रूप से कई बार ऐसा देखा है कि कोई भी मामला किसी अन्य न्यायाधीश को दिया जाता है, बाद में उसे वहां से उठाकर कहीं और दे दिया जाता है, और यह भी तब होता है जब पहले से कोरम उपलब्ध है। यहां पर भी जरा सा समझ लीजिए, होता यह है कि यदि किसी मामले का आवंटन किसी जज या जजों की पीठ को कर दिया गया है, अगर वो उपलब्ध नहीं है तब उसे उठाकर दूसरे जजों को उठाकर दे दिया जाता है। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है इन लोगों के अनुसार कि पहले से सुनवाई कर रहे जज उपलब्ध हैं, फिर भी मामला उठाकर दूसरे जजों को दे दिया जा रहा है। और दुष्यंत दवे का आरोप है कि कोरम में वरिष्ठता को भी नजरअंदाज किया जा रहा है, यानी वरिष्ठ जजों से भी मामले उठाकर दूसरे जजों को दे दिया जा रहा है। दवे ने यह भी लिखा है कि महोदय, मैं आपका व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूं। स्वतंत्र बार एवं स्वतंत्र बेंच लोकतंत्र की रीढ़ है। उसी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संवैधानिक मूल्यों का पालन, परस्पर श्रद्धा और स्वाभिमान अत्यंत आवश्यक है। मुझे खेद है कि यह खुला पत्र लिखना पड़ा, क्योंकि हमने आपसे मिलने के कई प्रयास किए लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। हमने महासचिव से मुलाकात की, इस चिंता से अवगत कराया, रजिस्ट्रार को भी मेल किया, कहीं कोई जवाब नहीं दिया गया। सुधार होना तो बहुत दूर की बात है। अगली लाइन जो दुष्यंत दवे ने लिखी है उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने लिखा है कि महोदय, ये आपके नेतृत्व में भारत के सर्वोच्च न्यायालय संस्थान के लिए अच्छा संकेत नहीं है। फिर से सुन लीजिए, दुष्यंत दवे चीफ जस्टिस से कह रहे हैं कि महोदय, आपके नेतृत्व में ये जो इस जज से मामला छीनकर उस जज को दिया जा रहा है, भारत के सुप्रीम कोर्ट संस्थान के लिए यह अच्छा संकेत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का सभी द्वारा अत्यधिक सम्मान किया जाता है, वो सम्मान हर दृष्टि से सदैव जारी रहे, बना रहे। इसलिए आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस पर तुरंत गौर करें और सुधारात्मक उपाय करें। अब प्रशांत भूषण ने जो पत्र लिखा है उसमें जो बातें हैं वो और भी महत्वपूर्ण हैं, इन्हें और ज्यादा ध्यान से सुनिए। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को पत्र लिखा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 2 वकीलों और एक पत्रकार के द्वारा मीडिया पोस्ट करने के कारण यूएपीए के तहत याचिका दाखिल की गई थी। इसकी सुनवाई चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही थी। इसमें यूएपीए की उस धारा को चुनौती दी गई थी जो गैर कानूनी गतिविधि को परिभाषित करती है। चीफ जस्टिस की पीठ ने इस मामले में त्रिपुरा सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया था, लेकिन यूएपीए के प्रावधानों को चुनौती देने वाली इस याचिका को जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध कर दिया गया। यानी जिस यूएपीए के मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की बेंच में हो रही थी उसे उठाकर दूसरे बेंच को दे दिया गया। प्रशांत भूषण का यह आरोप है कि ऐसा तभी होता है जब वरिष्ठ न्यायाधीश उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस उपलब्ध हैं। इसके बावजूद चीफ जस्टिस की बेंच से उठाकर मामला दूसरे जजों की बेंच में भेज देना यह बहुत ही आश्चर्यजनक है। यानी दुष्यंत दवे ने जो आरोप लगाया था यहां भी वही आरोप है, लेकिन प्रशांत भूषण ने सीधा सीधा एक उदाहरण दे दिया है कि अन्य जजों को तो छोड़ दीजिए, चीफ जस्टिस के बेंच में हो रही सुनवाई का मामला भी उठाकर दूसरे जजों को दे दिया जा रहा है। अब प्रशांत भूषण का कहना है कि याचिकाकर्ता को अवगत कराया जाए कि क्या इस मामले को अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का कोई विशिष्ट प्रशासनिक आदेश था, और ऐसा न करने पर प्रशांत भूषण ने कानूनी कदम उठाने तक की चेतावनी दी है। अब यहां 2-3 बातें मैं आपको याद दिला दूं। पिछले दिनों प्रशांत भूषण एक कार्यक्रम में बोलते हुए कह रहे थे कि वर्तमान में मोदी सरकार 3 तरीकों से न्यायपालिका पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। पहला यह है कि कॉलेजियम द्वारा सुझाए गए नामों में से उन्हीं जजों को नियुक्ति दी जाती है जो पसंद आते हैं।
जिनका नाम पसंद आता है और काम पसंद आता है, बाकी नामों को लटका दिया जाता है, चाहे भले ही कितने ही वरिष्ठ क्यों न हो। इसके अलावा प्रशांत भूषण ने कहा था कि जजों को लालच दिया जाता है, ये दूसरा तरीका है, जैसे रिटायरमेंट के बाद बड़े बड़े पदों पर बैठाना। और पिछले दिनों रंजन गोगोई समेत तमाम लोगों को आपने देखा बड़े बड़े पदों पर बिठाए गए रिटायरमेंट के बाद। आगे जो तीसरा तरीका प्रशांत भूषण ने बताया था, इसे उन्होंने बेहद खतरनाक बताया और यह भी कहा कि यह पहली बार है जब केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए जजों तथा उनके सगे संबंधियों का कि कोई कमजोर नस ढूंढी जाती है, कमजोर नस, और यदि कोई कमजोरी मिल जाए फिर उसके आधार पर ब्लैकमेल करके कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, की जाती है। अब जरा पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के मामले को याद कर लीजिए। एक महिला ने उन पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, बाद में दोनों को क्लीन चिट मिल गई, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी को कोई सजा नहीं मिली। अब दोनों में से एक तो गलत रहे ही होंगे, या तो उस महिला ने गलत आरोप लगाए हमारे देश के चीफ जस्टिस के ऊपर, ये कितनी बड़ी बात है, और या तो चीफ जस्टिस ने कुछ गड़बड़ किया होगा। दोनों में से दोनों सही कैसे हो सकते हैं। अब जब ये पत्र सामने आया है, इस बात की चर्चा होने लगी है कि क्या जिन मामलों में बड़े बड़े सत्ताधीशों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दिक्कत होती है, उन मामलों को जानबूझकर किसी के इशारे पर यहां से वहां किया जा रहा है। वो जज मनमाफिक फैसला नहीं दे सकता है तो उसे उठाकर वहां से वहां कर दो, और ऐसा करने में किसी कोरम या किसी नियम का उल्लंघन करने से भी कोई गुरेज नहीं किया जा रहा है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट तथा चीफ जस्टिस इस मामले पर क्या कार्रवाई करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ही जिन दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, सवाल पूछ रहे हैं, उन्हें किस तरीके से संतुष्ट किया जाता है, और सबसे बड़ी बात, इस देश की जनता का भरोसा कैसे सुप्रीम कोर्ट में कायम रखा जाता है, जो वादा चीफ जस्टिस ने पहले दिन किया था। आइए अब मणिपुर चलते हैं। 7 महीने से अधिक का वक्त हो चुका है जब मणिपुर में आग लगनी शुरू हुई थी। पिछले दिनों खबर आई कि फिर से फायरिंग हुई और 13 लोगों की मौत हो गई। हालांकि गोदी मीडिया में जब एक कांग्रेस प्रवक्ता ने मणिपुर का नाम लिया तो एक महिला लपड़झंडिस कहने लगी कि ये तो पुराना मामला है, यानी मणिपुर 7 महीनों से जल रहा है, गोदी मीडिया के लिए ये पुराना मामला है। बहरहाल, क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि जिस राज्य में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, न जाने कितनी ही महिलाओं की अस्मत लूटी जा चुकी है, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, बस्तियों की बस्तियां जलाई जा चुकी हैं, सैकड़ों पूजा स्थल जला दिए गए हों, उस राज्य में सरकार आकर कहे कि लो भैया शराब पियो, हमको पैसा दो, हमें पैसे की जरूरत है ताकि हम तुम्हारे लिए काम कर सकें। जी हां, मणिपुर में 30 साल पुरानी शराबबंदी को हटा दिया गया है। मणिपुर कैबिनेट ने मणिपुर में जो 30 साल से शराब पर प्रतिबंध लगाया गया था उसे हटा दिया है। उम्मीद जताई है कि 600 से 700 करोड़ रुपया सालाना की कमाई होगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस मणिपुर के लोग अपने प्रियजनों को खोने का शोक मना रहे हैं, वहां सरकार शराब के उत्पादन को लेकर चिंतित है क्या? सरकार शराब बेचने में लगी है क्या? कहा जा रहा है कि मणिपुर की राज्य सरकार लोगों को संकट से निकालने की बजाय, उसका हल ढूंढने की बजाय, कोई निर्णय लेने की बजाय शराब बेचने पर ध्यान दे रही है, उसके उत्पादन पर ध्यान दे रही है और उससे कमाने पर ध्यान दे रही है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी तो आप सब जानते ही हैं कि वो हैं तो मुमकिन है जब हंसते खेलते समाज में सरेआम जहर बोया जा सकता है, जहर फैलाया जा सकता है, नफरत और हिंसा का प्रसार किया जा सकता है, तो फिर रोते बिलखते समाज में शराब क्यों नहीं पिलाई जा सकती। वैसे भी एक गाना तो आपने सुना ही होगा कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। हो सकता है मणिपुर में लोग शराब पिए तो गम मिट जाए। सरकार ने बहुत भीतर तक सोचकर फैसला लिया होगा। बहरहाल, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।